हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आपका भाई दिनेश लेकर के आया है आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान के वो क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में लगातार आते हैं। वो 3 चैप्टर के क्वेश्चन उठाए गए हैं इसमें से, जो बोर्ड पेपर में धमाल मचा के रखे हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमको आज क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अम्ल का जलीय विलयन किस आयन की उपस्थिति के कारण होता है। जो अम्ल है इसका जलीय विलयन किस आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो अम्ल होता है बेटा, जैसे HCl लिए, HCl, जो HCl है हमारा, HCl, इसको अगर हम जल में घोलेंगे एक्यू में, एक्वा में, तो हमें देता क्या है बेटा, ये हमें मिलता क्या है बेटा, ये जानना है। तो जल को जो हमें जल, जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो हमें H+ आयन दे देता है। क्या देता है बेटा, H+। और क्या मिलता है, Cl- मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, Cl- मिल जाएगा। ये क्या रहेगा, एक्वा रहेगा, AQ, ये Q। अब हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। कौन सा आयन मिल रहा है, H+। विकल्प में देखो OH है, OH तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, OH क्षार में पाया जाता है, तो H+ होगा इसमें सही। फिर क्या Na+ है, Cl है, NaCl और क्या हो जाता है, लवण वाले में आ जाएगा इसका। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, H+। फिर दूसरा प्रश्न दे रखा है बेटा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है। जो दे रखा है HCl, H2SO4, NaOH, HNO3, इनमें से कौन एक क्षार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो HCl है, क्या है बेटा, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 ऐसे क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। NaOH क्या है, NaOH क्या है बेटा, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, C सही होगा। NaOH क्या है, क्षार। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बच्चों नीचे दे रखा हुआ है क्या, HNO3, ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। जो उदासीन विलयन होता है बच्चों, पीएच कितना है होता है इसका। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएच क्या होता है। इसमें क्या आ गया है, पीएच। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की जो खोज की, मतलब जो पीएच स्केल जिसने बनाया, उनका नाम क्या है, सोरेनसन। क्या, किस सन ने बनाए थे इसको, 1909 में बनाए थे। तो जो पीएच है ये क्या बताता है, अम्लीय और क्षारीय कौन सा विलयन कितने पर अम्लीय होगा, उसका पीएच मान कितना है, तो तब क्षारीय होगा। तो एक स्केल दिए थे इन्होंने ऐसे, यहाँ 0 से लेकर 14 तक गिनती डिनोट किए थे। बीच में इन्होंने क्या लिखा माना था, 7। जो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अगर 7 से कम है, कितना बेटा, 7 से कम, तो 7 से कम होगा तो क्या हो जाएंगे, वो अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएंगे, क्षारीय। क्या बेटा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा या 7 से अधिक, 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा बेटा, क्षारीय हो जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि किस विलयन का पीएच मान प्रबल अम्लीय होगा। कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा, 12, 11, 8 और दे देगा 13। इसमें से पूछेगा आपसे ऐसे विकल्प देकर कि प्रबल क्षारीय कौन सा होगा। तो जो जितना 14 के पास में होगा वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो 13 इसमें क्या हो जाएगा, क्षारीय। इसी तरह पूछता है पेपर में प्रबल धूम्लीय, प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय कौन सा होगा। तो जो प्रबल अम्लीय होगा 0 के पास होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो क्या होगा बेटा, प्रबल अम्लीय होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, उदासीन विलयन जो 7 होता है, जब पीएच मान कितना हो बेटा, 7, तो पीएच मान जब 7 होता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है विलयन। कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो उदासीन विलयन 7। जब पीएच मान
7 होगा तो विलयन उदासीन होगा बेटा, क्योंकि जो हम लोग जल पीते हैं इसका pH मान कितना होता है 7, क्या है उदासीन है। 14 पे क्या हो जाएगा, 14 पे क्या होगा बेटा, प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। 0 पर क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ये बात समझ में आई। तो इसमें विकल्प कौन सही है, सी सही है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा, बच्चों बेकिंग सोडा को हम खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस सोडा के नाम से जानते हैं, खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। जो बेकिंग सोडा होगा उसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्या होगा बेटा, NaHCO3, NaHCO3। जो ये है Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। तो आपको चारों के नाम पता होने चाहिए, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हर एक बार आए हैं बेटा ये क्वेश्चन। बच्चों आपको इन क्वेश्चन को पढ़ करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आया है, कई बार आया है पेपर में, और 2027 में छपने का चांस ज्यादा है इसका, ये छप सकता है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी नाम से भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। सबसे पहले दिया है CaSO4.2H2O। ये किसका है, ये भी बहुत बार पूछा गया है बेटा, इसे भी स्टार लगा लीजिए। ये है जिप्सम का। किसका सूत्र है बेटा, जिप्सम का। किसका है ये, जिप्सम का। फिर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में घुमा करके पूछा जाता है। किस तरह घुमा देता है, कहता है संगमरमर का सूत्र बताओ। किसका, संगमरमर का, संगमरमर का, संगमरमर का सूत्र बताओ। अब बच्चा परेशान हो जाता है, उसको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र तो पता है, लेकिन संगमरमर का नहीं पता है। तो वो क्या होता है, CaCO3 ही संगमरमर का सूत्र होता है बेटा। और चूना पत्थर का भी यही होता है। किसका, चूना पत्थर, चूना पत्थर। संगमरमर को हो, चूना पत्थर को हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हो, इनका फार्मूला एक ही होता है बेटा, CaCO3। आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। विकल्प इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4। CaSO4 पहले में भी है, जिप्सम में भी, लेकिन यहाँ 2H2O है, यहाँ हाफ H2O है, अंतर थोड़ा सा ही है बच्चों, ध्यान रखना। फिर क्या है, CaO। जो ये CaO है ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, क्ले चूना, इस तरह के नाम से पेपर में आ जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से ही पूछ लेता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, क्ले चूना का सूत्र बताओ, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। तो इस तरह से पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ के बनने को क्या कहते हैं। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो नया पदार्थ बनेगा तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, संघनन कहेंगे। ये बेटा सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है जानकर, क्योंकि सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाएगा लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। रूप तो बदल जाएगा, कोई नया पदार्थ हमको नहीं प्राप्त होने वाला है बच्चों, नया पदार्थ नहीं मिलेगा। जैसे ये लोहे की कील है हमारे पास, इसको हमने पीट कर चिपटा बना दिया, ठीक है, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ना कि कोई नया चीज हमें मिल रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, एक या एक से अधिक नया पदार्थ हमको मिलेगा। जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा बेटा तो एक या एक से अधिक नया पदार्थ हमको मिलेगा, ये बात ध्यान रखकर चलना है। तो क्या कह रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ को क्या कहते हैं। अगर रासायनिक अपक्रिया हो गई, जो नया पदार्थ बनेगा उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आगे वाष्पीकरण क्या होता है, ये जानना है वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण होता है जल का वाष्प बनना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है बच्चों। जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला है संघनन। संघनन क्या होता है भाई, जैसे वाष्प है, पानी को गर्म किया गया, वाष्प ऊपर जा रहा है, ऊपर प्लेट लगा दी गई, प्लेट में जाकर के वाष्प टकरा रही है, तो फिर उसके बाद में प्लेट को जब ठंडा करेंगे ना तो फिर क्या बन जाएगी, वाष्प से पानी बन रहा है।
तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो वाष्प से जल बनना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा बेटा। अगला है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जो मैग्नीशियम रिबन है इसको वायु में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में हम जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इसका समीकरण पूछा जाता है सीधे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा, केवल समीकरण दीजिए। तो देखिए क्या होगा, Mg प्लस वायु O2 में इसको क्या किया दिया, जला दिया गया, मिलेगा क्या? Mg वो आगे लगा देंगे 2, क्या हो गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को बराबर करना होगा क्योंकि इधर 2 Mg 2 है, इस साइड में क्या है? 2 है, इधर भी 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? Mg वो होता है। आगे क्या है, ये जो समीकरण दिया गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जल के साथ क्रिया करा जाए, जल में डाल दिया गया। जो ये है बिना बुझा हुआ चूना, CO क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। जब आप बाजार से चूना लेकर के आते हैं, कलई चूना बिना बुझा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। तो यहाँ भी क्या किया गया? पानी में डाल दिया गया है। पानी में जब डाला गया तो बन गया क्या? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रकार की अपक्रिया है? अगर दो चीजें मिल करके कोई एक चीज बना रही है तो वह अपक्रिया कौन सी होती है? अगर मान लो बेटा 2 और 2 आप जब जोड़ते हो मैथ में तो क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। जो 4 बनता है इसे आप क्या कहते हैं? योग तो कहते हैं कि योग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्या कहते हैं? योग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो योग अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो संयोजन अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। दोनों जब क्रियाएं क्या हुई? एक ही नाम है, मतलब दो चीज, एक चीज है, दो नाम है। योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? संयोजन। वियोजन में क्या होता है बेटा? वियोजन में होता है कोई एक बड़ा चीज रहेगा, उसे 2 छोटे भागों में या 2 से अधिक भागों में तोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा? विस्थापन अपक्रिया में होता है बेटा जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को धकेल देते हैं, अलग कर देते हैं उनके यौगिक से, तो वह क्रिया विस्थापन कहलाती है। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण। इन सबको हम विस्तार से समीकरण देकर इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि आगे ये लोग अभी मिलेंगे तो आप लोग तुरंत आंसर कर ले जाएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं अपना, कॉपी पेन लेकर के बैठना होता है जब कभी बैठे। मेरे भाई क्लास देख रहे हो, लिखोगे नहीं तो कैसे जान पाओगे कि इन 20 क्वेश्चन में से हम कितने क्वेश्चन सही किए हैं? और कमेंट में कैसे हमको बताओगे बच्चों? कैसे बताओगे? सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए, यही से शुरू कर दिए कि आने वाले जो 12 क्वेश्चन है उन 12 क्वेश्चन में से हम कितना सही कर रहे हैं, अपने आप को चेक करिए। अब ज्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड पेपर का। किसी एक यौगिक का टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? अगर कोई एक यौगिक है और वो टूट जाए और 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो क्या कहलाएगा? कोई जो टूट जाता है तो वियोजित हो गए। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अपक्रिया। जब कोई एक यौगिक 2 छोटे यौगिकों में टूटता है बच्चों तो कौन सी अपक्रिया होती है? वियोजन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? वियोजन अपक्रिया होती है। अगला क्या है? Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 gives out FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अपक्रिया है? इसमें आप सीधा देख रहे हैं जो Fe है ये किसको विस्थापित कर रहा है? Cu को हटा दे रहा है उसके यौगिक से। तो Fe क्या है? Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या कर दे रहा है? Cu को हटा दे रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है बच्चों? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है बेटा। इसे स्टार बना के नोट करिए, पेपर में कई बार आया है। अगला है लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्य रूप से
किसकी आवश्यकता होती है? अगर मान लो लोहा है, उस पर जंग कब लगता है? अगर वो चीजें नहीं हैं तो जंग नहीं लगेगा। मुख्य रूप से उनकी आवश्यकता होती है। लोहे पर जंग देखें जब लगेगा होगा जब उसमें पानी जा रहा होगा। पानी जा रहा मतलब नमी जा रही है, नमी होगा तो हवा तो आकर टकराएगी ही। तो दो चीजें होंगी, क्या होगा? ऑक्सीजन और जल। अगर लोहे पे जंग लगना है तो वहां पे ऑक्सीजन और जल जैसे ही मिलेंगे तो लोहे पर क्या हो जाएगा? जंग लग जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बेटा लोहे को जंग लगने से बचने के लिए क्या करना होगा हमको, और उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ये चार तत्व हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। इन चारों में से कौन सा धातु है? तो हमको पता है सोडियम क्या है? सक्रिय धातु। धातु नहीं, ये कौन सा धातु है बेटा? सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु का मतलब क्या हुआ? जो आसानी से बिना कहे कुछ, बिना हाथ पांव जोड़े सीधा क्या कर ले? क्रिया कर ले। इतना क्रियाशील है ये कि तुरंत छोड़े नहीं, मैदान में लड़ाई शुरू। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है। ये तुरंत क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। आगे, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? जो धातु हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि उन्हें पीटकर पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? आघात वर्धनेता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनेता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली से पतली चादर बना दिया जाए तो क्या कहलाती है? आघात वर्धनीय कहलाती है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय जो तत्व है या धातु है, कौन सी धातु है? सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है बेटा? सोना। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु है? सोना है। तन्यता किसे कहते हैं? कठोरता किसे कहते हैं? चालकता किसे कहते हैं? इन सबको आगे आएंगे आपके क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पर इसका डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग नकल कर जाएंगे, अगले क्वेश्चन में सीधा आंसर मारेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं को तार के रूप में खींचने के गुण को क्या कहते हैं? अगर कोई धातु है उसको तार के रूप में खींचा जा रहा है, लंबा कर दिया जा रहा है बेटा, तो उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। विकल्प ये सही है। आघात वर्धनीय में पीट कर क्या कर दिया जाए? बिल्कुल पतली सी चादर बना दी जाए, क्या कहलाएगी? आघात वर्धनीय कहलाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पढ़े होंगे जो अधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन रसायन विज्ञान पढ़ें और अपवाद न पढ़ें तो बेकार ही है। रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा अपवाद माने रखता है। आ गया वही चीज कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है बेटा? दे रखा है विकल्प से। कौन सी धातु? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट आप लोग आसानी से देख सकते हैं कहां पर? पेंसिल की नोक में जो रहती है, काली काली रहती है, चमकदार रहती है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है पेपर में कि दो अधातु का नाम बताओ जो अधातु होते हुए भी चमकदार हैं। तो ग्रेफाइट क्या होती है? चमकदार भी होती है। ये चमकदार जो ग्रेफाइट होती है बेटा क्या होती है? चमकदार भी होती है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ग्रेफाइट के अतिरिक्त कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है? ग्रेफाइट के अतिरिक्त ऐसी कौन सी धातु है जो चमकदार होती है? ये क्या बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। HW आपका है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? जो सोडियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? देखते हैं। इसे ठंडा रखने के लिए? नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। यह जल और वायु से तीव्र अभिक्रिया करता है, या जल से और वायु से दोनों से तेजी के साथ क्रिया कर लेता है। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत रिएक्शन करेगा भाई, रिएक्शन करेगा तो फट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें विकल्प बी सही है। यह जल और वायु से तीव्र गति से क्या करता है? अभिक्रिया करता है बच्चों। आयनिक यौगिक का गलनांक सामान्यतया अधिक क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं भाई मेरे, आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है सामान्यतया अधिक क्यों होता है? इसमें कमजोर आकर्षण बल होता है? नहीं भाई। इसमें प्रबल विद्युत स्थितिक
आकर्षण बल होता है। ये सही है विकल्प बे। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। कहाँ पर? अपना पेन उठाइए, बार में रगड़ना शुरू कर दीजिए। बार में जब रगड़ेंगे तो कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है? वहीं पर यह बल उत्पन्न होता है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। जब पेन से कागज को उठाते हैं ना रगड़ने के बाद में, तो कौन सा बल वहां उत्पन्न होता है? विद्युत स्थैतिक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है? एक धातु है जो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी, जैसे ही जल में उसे डालेंगे तुरंत अभिक्रिया कर लेगी, तो वो धातु कौन सी है? सोना। सोना तो भाई सबसे अधिक तन्य धातु है। क्या है ये? सोना सब बहुत अधिक तन्य होता है, आघातवर्धनीय होता है। जो चांदी है, चांदी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, किसमें विद्युत धारा सबसे आसानी से बह सकती है, किसमें? तो कौन सी है ये? चांदी। सोडियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो विकल्प सी सही है बेटा। कौन सा? विकल्प सी, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसमें सोडियम सही होगा भाई। अम्ल और क्षार की अपक्रिया से सामान्यतया क्या बनता है? जब बच्चों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। एक अम्ल ले रहे हैं हम, अम्ल है HCl। क्या ले रहे हैं बेटा? HCl ले लिए, प्लस कह रहा है अम्ल और क्षार की हमें क्रिया कराना है। क्षार ले लो NaOH। अब हम अम्ल क्षार की क्रिया करा रहे हैं, बन क्या रहा है देख रहे हैं? बन रहा है इधर से हमें NaOH बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? NaOH और प्लस बन रहा है जल। तो अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अरे सॉरी भाई, सॉरी गलत लग गया। NaCl बनता है और H2O जल बनता है। तो NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। तो उत्तर मिला केवल जल बनता है? नहीं। केवल गैस बनती है? नहीं। केवल अम्ल बनता है? यह भी नहीं होगा। लवण और जल, तो यहाँ देखो, यहाँ लवण, कौन सा लवण है? सोडियम, साधारण लवण मिल रहा है और जल भी मिल रहा है। तो लवण और जल, विकल्प सी सही होगा। लेकिन 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 यहां से क्वेश्चन पूछता है पेपर में, थोड़ा सा घुमा करके आप लोगों को, आप लोग जानते हुए भी गलत करके आते हैं, छोड़ के आते हैं। पूछ लेगा उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है बेटा? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। आप लोग पेपर में करके आएंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया में इस समीकरण को आपको देना होगा, और वेरी आसान और बहुत बार पूछी गई है भाई। तो आखिरी व लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है? तो वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है भाई? SO2। क्या होता है? SO2। विकल्प बी सही है। कितना? SO2। तो बच्चों अगर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।